महाराष्ट्र की एक तस्वीर भी लेना चाहती हूँ। विवेक देशपांडे के पास आऊंगी कि विवेक, आपकी क्या खबरें हैं जो जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो लोकसभा की सीटों पर जहां पर कल मतदान हुआ था, वहां पर बीजेपी आपको क्या हारती भी नजर आ रही है, जीतती भी नजर आ रही है, या फंस गई है? इट्स नॉट एन इजी गोइंग फॉर बीजेपी। हाउ वुड यू रियली लुक एट इट? जी हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ नीलू, ये जो पांच सीटें कल जहाँ जिसके लिए वोटिंग हुआ वो सारी विदर्भ में है। और मैं विदर्भ से ही बात कर रहा हूँ। ये 5 सीटें हैं: नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर। खबरें जो मेरी मेरी आज सवेरे और कल भी वहाँ के बहुत सारे जो जानकार लोग हैं उनसे बात जो हो रही है, उससे पता यही चलता है कि बीजेपी के लिए बहुत नाजुक स्थिति हर जगह बनी हुई है। नागपुर को पकड़कर, जहां पर बीजेपी के नंबर 2 के जो कद्दावर नेता है, मैं पॉपुलैरिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूं, लोकप्रियता के इसमें, तो नितिन गडकरी वहां से लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं है। ये बात अलग है कि अगर मतलब गडकरी जी के फेवर में कुछ लक है तो वो जीत भी जाएंगे यहाँ से। इस तरह की बातें यहाँ चल रही है। लोगों ने अपने हाथ में लोगों ने चुनाव ले लिया है। मतलब ये कांग्रेस की जीत है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अगर जीतती है कांग्रेस तो कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस ने कुछ कोशिश की इसलिए जीत रही है कांग्रेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लोगों ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। जिस तरह से 1977 में लोगों ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया था, उस तरह की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रपुर, जहां पर महाराष्ट्र के बड़े मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जिनके नाम की मुख्यमंत्री पद के लिए भी चर्चा थी 2014 में, जो 2-3 नाम भाजपा की तरफ से सामने आए थे, उसमें सुधीर मुनगंटीवार एक थे, नितिन गडकरी थे और देवेंद्र फडणवीस थे और खड़से थे। तो उनमें इतने कद्दावर बड़े नेता महाराष्ट्र के सुधीर मुनगंटीवार, वो चुनाव वहां से वो आमदार है, वहां से वो एमएलए है, विधायक है, और अभी वो खासदार के लिए उनको वहां पर टिकट मिला है। तो उनकी स्थिति भी वहां पे बहुत नाजुक है, इसलिए कि ग्रामीण इलाके जो है, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है। और चंद्रपुर के जो जिन लोगों से मेरी बात हुई, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी एंटी मोदी सेंटिमेंट है, सिर्फ एंटी बीजेपी नहीं, मोदी से एंटी मोदी सेंटिमेंट है। और किसान, दलित, आदिवासी और मुस्लिम, ये सारे, अब किसान अगर आप बात कर ले तो किसान ज्यादातर कुंबी कास्ट जो होती है वो किसानी करते हैं, खेती करते हैं। और जो मराठा आंदोलन चल रहा है उसमें कुंबी कास्ट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो कुंबी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, इसमें से अगर ज्यादातर वोट्स कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, लोग कांग्रेस को बहुत पसंद कर रहे हैं इसलिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। जो खबरें आ रही है कि बीजेपी को सबक सिखाना है और इस बार कांग्रेस को वोट करना है। जो कांग्रेस का जो होगा वो देखा जाएगा, बाद में कांग्रेस के साथ जो निपटना है वो निपट लिया जाएगा, लेकिन अभी तो बीजेपी के साथ निपटना है, मोदी जी के साथ निपटना है, ये वाला सेंटीमेंट है। तो इसके चलते ये पांचों जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं पहले से ही, नीलू आपको याद होगा, मैं बहुत सारे चैनल्स पे ये बात कह रहा था कि अगर कोई अंडर करंट है तो उसकी हमें जानकारी नहीं है, और अंडर करंट हो सकता है इस बात से, बीजेपी अगर मुंह मोड़ती है तो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मुझे बीजेपी अगर ये समझती है कि मोदी के नाम से कहीं भी और कभी भी चुनाव जीता जा सकता है, ये बहुत बड़ी गलती बीजेपी की तरफ से शायद हो गई है। 2019 में मैं जब वर्किंग जर्नलिस्ट था, मैं घूम रहा था, तो हर जगह लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे थे विदर्भ में कि हम तो वोट मोदी को देंगे। अब की बार खबर ये आ रही है कि हम मोदी के खिलाफ है और मोदी ने क्या किया है, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ सेंटिमेंट है। तो ये फर्क है 2019-2024 में। एक खंबे पे तंबू अगर आपने आपका खड़ा कर दिया है, मोदी मोदी और मोदी, उसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। जैसा किसी ने कहा कि राजस्थान में आपने जो सिंधिया मैडम है उनको आपने अलग कर दिया, मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री को अलग कर दिया, और आपने कठपुतलियां बिठा दी वहां पर। आपके लिए कौन काम करेगा? तो ये मोदी पर ओवर डिपेंडेंस जो है वो बीजेपी को बहुत कॉस्टली प्रूव करेगा। और जो भी संविधान बदलने वाली बात है वो बहुत नीचे तक पहुंच गई है, उससे दलित, आदिवासी और मुस्लिम आहत है। और किसान जो है वो सोयाबीन, कपास जैसे जो उत्पाद है उसको भाव न मिलने से किसान आहत है, और पूछ रहे हैं कि
तो ये किसान सम्मान निधि वगैरह भी काम नहीं आ रहा है नीलू। तो जब इंतहा हो जाती है किसी बात की, तो आपकी इमेज और आपका जो ऑरा है वो एक लिमिट तक ही काम करता है। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है, सब आर्टिफिशियली प्रॉप्ट है, मार्केटिंग गिमिक से बढ़ाया है, कोई जेन्युइन नहीं है। तो उसकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, वो शायद खत्म हो रही है, जिसका चित्र विदर्भ में बनता दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का अंडर करंट देश के किसी एक कोने में सिर्फ नहीं रह सकता। अगर ये अंडर करंट है तो ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। नीलू, जो मैं विवेक से पूछूंगी, विवेक आप आरएसएस को बहुत क्लोजली फॉलो भी करते हैं, कि क्या आरएसएस को आप आरएसएस के जो हलके हैं उसके अंदर से क्या आपको संकेत मिल रहे हैं कि आरएसएस इस बार मोदी जी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा? और जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ है ऑन अ वेरी लैकलस्टर नोट, क्या इस बार आरएसएस ने, आपको लगता है कि मन बना लिया है कि अब भाई बहुत हो गया मोदी, इन्होंने तो हमको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था पिछले 10 सालों में और अब इनको निपटाओ? क्या ये मूड आपको आरएसएस के अंदर दिख रहा है? जी विवेक। हाँ हाँ नीलू, मैं इससे पहले जब इस मुद्दे पर मैंने कभी भी बात की है तो मैंने यही कहा है कि आरएसएस की मजबूरी है मोदी जी का साथ देना, क्योंकि 2025 में आरएसएस की सेंटेनरी है और वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से बीजेपी सत्ता से खारिज हो जाए, और वो मोदी जी को पर फोर्स उनकी मजबूरी के तहत मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो मतदान का प्रतिशत है, ये अगर कंटिन्यूअसली सारे फेजेस में हमको कम दिखाई दे तो मुझे लगता है कि ये एक इंडिकेशन होगा कि आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं विड्रॉल मोड में है। मैंने 2004 के बारे में भी हमेशा यही कहा है कि बीजेपी उस समय शाइनिंग इंडिया की वजह से नहीं हारी, क्योंकि जो भी मेरी बात आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से उस समय हुई थी, उसमें मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि पूरा सपोर्ट सिस्टम आरएसएस ने 2004 में विड्रॉ कर लिया था पूरी तरह से। और मुझे जो आरएसएस की तरफ से फीडबैक मिला था उस समय वो ये था कि वो शाइनिंग इंडिया वगैरह की बात नहीं कर रहे थे। उनसे जब मैंने पूछा कि बीजेपी क्यों हारी, तो वो प्रति प्रश्न मुझसे ही पूछ रहे थे, आप बताइए क्यों हारी। तो मैं जब शाइनिंग इंडिया की बात कर रहा था तो कह रहे थे कि शाइनिंग इंडिया नहीं, हिंदुत्व की कदर नहीं की इसलिए हारी। और हिंदुत्व की कदर नहीं की तो कौन हराएगा उनको? जनता तो नहीं हराएगी, क्योंकि उस समय तो जनता हिंदुत्व की चपेट में इतनी नहीं आई थी, तो कौन हराएगा उनको? तो बीजेपी, उनको तो आरएसएस नहीं हराया था 2004 में। अब पिछले 10 सालों में वो जुड़े रहे मोदी जी के साथ, क्योंकि वो आरएसएस का एजेंडा चला रहे थे। लेकिन आरएसएस का एजेंडा चलाते चलाते जब उन्होंने आरएसएस को दुय्यम स्थान पर ढकेल दिया, जब आरएसएस को सेकंड फेडरल बना दिया, तब जाकर आफ्टर थॉट आरएसएस में शुरू हुआ कि ये कितने दिन तक चल सकता है। क्या हम इनको इतना लंबा रूप दे सकते हैं कि वो एक तरह से भस्मासुरी बन जाए और आरएसएस के सर पर ही हाथ रख दे? क्या मोदी जी को इतनी लंबी एक मोहलत दी जा सकती है? इस तरह का एक विचार आरएसएस में शुरू हुआ है। और मेरी जब आरएसएस के जो क्लोज फॉलोअर्स है, जो आरएसएस के फाउंडर के फैमिली में से आते हैं, उनके वंशज है, उनसे जब मेरी बात होती है तो मुझे फीडबैक ये मिलता है कि मोदी जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, मोदी और शाह, राजनीति उस तरह से नहीं की जाती है। राजनीति में आप एक्सट्रीमिस्ट तरीके से राजनीति में जोड़ना, ये भी एक राजनीति का एक अंग है, और आप सिर्फ तोड़ते हैं, आप जोड़ते कहीं भी नहीं है। ये राजनीति ठीक नहीं है। इस तरह का एक फीडबैक आरएसएस के जो कोर फैमिलीज है उनमें से मुझे सुनाई देता है। तो कहीं ना कहीं एक हल्का, एक तबका आरएसएस का ऐसा है जो मोदी जी से इत्तेफाक नहीं रखता, मोदी जी की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखता। कहीं वो अगर पीछे रह गए हो, कहीं उन्होंने वो अगर मतदान के लिए आए नहीं हो, तो ये जो घटता हुआ मतदान है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी के ऐसे लोग जो मोदी जी की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते, उससे सहमत नहीं है, वो लोग ही शायद पीछे रह गए। उन्होंने जानबूझकर वो वोटिंग के लिए नहीं आए, जैसा वो 2004 में वोटिंग के लिए नहीं आए थे। और उस समय भी वो वोट प्रतिशत मुझे जहां तक याद है 54 या 55% ओवरऑल वोटिंग हुआ था। तो वो इसीलिए हुआ था कि आरएसएस के लोग घर में रहे थे, वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को हराना था। आज भले ही हिंदुत्व के पक्ष में मोदी जी ने बहुत काम किया है, लेकिन मोदी जी ने दूसरी गलती जो अटल बिहारी वाजपेयी ने गलती की थी, हिंदुत्व को तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन गलती नहीं थी, वो तो अलायंस सरकार थी, उनकी मजबूरी थी। यहाँ पर मोदी जी ने जो
एक भस्मासुर के तौर पे आरएसएस और बाकी सबके सर पर हाथ रख दिया है, वो आरएसएस की दुविधा है, वो आरएसएस का प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आरएसएस के कई लोग इस मतदान में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी बात जो अभी कही गई, वो अभी वो हिंदुत्व को ज्यादा भूनेंगे क्योंकि उनके पास अभी कुछ बचा ही नहीं है। वो प्राइस राइज पर कुछ नहीं बोल सकते, वो अनएम्प्लॉयमेंट पर कुछ नहीं बोल सकते, वो संविधान के मामले पे कुछ नहीं बोल सकते, वो करप्शन के मामले में वो एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। किसानों को जो दाम मिलने थे वो दाम नहीं मिल रहे, उस पर वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब क्या करेंगे वो, उनके पास तो हिंदुत्व है। हम उसके नतीजे का एक उदाहरण हमने देखा है कि वो जो दूरदर्शन का लोगो है, इस इलेक्शन के चुनाव के बीच में वो दूरदर्शन के लोगों को सैफरन बना देते हैं। वो एक इंडिकेटर है इस बात का कि वो भी सैफरनाइजेशन को ही अपना मेन प्लान बनाएंगे आने वाले बाकी चरणों में, उसमें और उनको नुकसान होगा। ये बात अलग है, नहीं, ये बात अलग है क्योंकि अभी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने मेंशन किया कि चुनाव के पहले अगर डीडी का लोगो पूरा सैफरन कर दिया है, तो ये बता के क्या मोदी सरकार बता रही है? ये तो कई लोगों को आज पता भी नहीं है। जो लोग डीडी देख रहे होंगे उनको पता होगा, लेकिन डीडी को सैफरन बना देना इस बात का संकेत है पूरे देश को मोदी जी। बिल्कुल, ये सैफरनाइजेशन का एक और नया दौर फिर से बचे हुए 6-7 सेशंस जो है इलेक्शन के, उसमें वो चलाएंगे। ऐसा अभी ऐसे पूरे इंडिकेटर्स मिल रहे क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं। और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की बात की, उसके बारे में भी मैंने आपके चैनल पे या कहीं और कहा है कि ये शायद उसको मुद्दा बनाकर, अगर बीच इलेक्शन के बीच में उनको ये सेंस मिलता है कि वो किसी भी तरह से चुनाव जीत नहीं रहे, वो प्रधानमंत्री के तौर पे फिर से वापस नहीं आ रहे, तो इस मुद्दे को जिस तरह से इंदिरा गांधी ने एक अंतर्राष्ट्रीय डर का माहौल इमरजेंसी के दौरान खड़ा किया था और उसको सामने करके इमरजेंसी ला दी थी, मोदी जी शायद उसी मूड में मुझे नजर आ रहे हैं। ये बार बार वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, उसका क्या संबंध है भारत के इलेक्शन के साथ? तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का हवाला देते हुए अगर वो किसी भी तरह का एक अथॉरिटेरियन रिजीम, कोई अरेंजमेंट इस देश पर ला दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। शायद उस दिशा में उन्होंने उस ऑप्शन को भी अपने पक्ष में करने का एक एक्सरसाइज कहीं ना कहीं अंदर से शुरू किया है। अगर वो ये इस बात को भाप गए कि वो नहीं जीत कर आ रहे, वो फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे और सत्ता न छोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा मेरा एक सेंस है। नहीं